guys, welcome to Axiom classes. This is Yuvraj Singh Rathor. I hope all are fine. And in our previous classes, we have learned trigonometric ratios and trigonometric identities, and we have also learned some specific angles of trigonometric ratios. But in today's class, we are going to start with this new chapter, that is heights and distances. So before we begin this chapter, मैं कुछ टर्म्स के बारे में बताना चाहूंगा आपको इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले, जो कि होते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, बिकॉज इन टर्म्स का यूज आपके जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ना उनमें काफी होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं लाइन ऑफ साइट क्या होता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट मैं सिंपली आपको बताऊंगा डेफिनेशन। लाइन ऑफ साइट ये होती है द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जर्वर एंड अ पर्टिकुलर पॉइंट और एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो मेरा कहने का मतलब ये है, लाइन ऑफ साइट कह सकते हैं हम जो ऑब्जर्वर, यानी कि मैं ऑब्जर्वर हूं। ठीक है, मैं कहीं भी देख रहा हूं, सो आई एम अ ऑब्जर्वर, सो आई एम लुकिंग ऑन दैट वॉल। ठीक है, तो आई एम अ ऑब्जर्वर, मैं देख रहा हूं उस पॉइंट पे, दीवार पे एक पॉइंट है। ठीक है, सो मेरी आई से डिस्टेंस उस पॉइंट पे जो होगी, सो जो लाइन बनेगी उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब लाइन ऑफ साइट, अब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट को पहले मैं बता दूं, वर्टिकल लाइन होती है ये वाली, हॉरिजॉन्टल होती है ये लाइन। ठीक है, जब मैं स्ट्रेट देख रहा हूं दीवार पे देख रहा हूं स्ट्रेट। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जर्वर टू अ पॉइंट एंड अ पॉइंट और एनी ऑब्जेक्ट। सो सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैं एक ऑब्जर्वर हूं, सो मैं देख रहा हूं डायरेक्ट उसी ऑब्जेक्ट पे। सो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है मेरे बीच में और उस पॉइंट के बीच में, सो दैट स्ट्रेट लाइन वुड बी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। ठीक है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली बन रही है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर होता, अभी मैं आपको इसमें बता रहा हूं एक डायग्राम बना के, सपोज दैट देयर इज अ पर्सन। ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बस समझाने के लिए बना रहा हूं। दिस इज अ पर्सन and here is an object. So object could be anything. Suppose that this is a book. So मैं सीधा बुक की तरफ देख रहा हूँ, सीधा देख रहा हूँ। मैंने बताया मैं दीवार की तरफ देख रहा था, तो अब इस बार बुक है। ठीक है, तो स्ट्रेट देख रहा हूँ। सो जो स्ट्रेट लाइन ऑफ जो लाइन बनेगी, ये हो गया ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर हो गया क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये देख रहा है। और ये एक हो गया पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पॉइंट, कुछ भी हो सकते हो, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने बताया लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जर्वर एंड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये होगी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है तो हम इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अगर ये बुक थोड़ी सी ऊपर होती, यहां ना होके बुक होती यहाँ पे, थोड़ा मेरी डिस्टेंस से बुक होती ऊपर साइड, मतलब मैं यहाँ खड़ा था, मैं उस टाइम पे स्ट्रेट देख रहा था, तो ये होगी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, बिकॉज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। ठीक है, अभी इस कंडीशन में क्या है, अभी मैं देख रहा हूँ ऊपर साइड, तो मेरी लाइन ऑफ साइट क्या होगी, मैंने बताया डेफिनेशन में, डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जर्वर एंड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एनी पॉइंट। सो ऑब्जर्वर तो वही है। ठीक है, अभी क्या है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये बुक यहाँ पे है इस बारी डिस्टेंस से ऊपर। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट तो ये वाली थी, यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ये हमेशा रहेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये पर्टिकुलर हो गई बुक जो कि एक ऊपर डिस्टेंस पे है। तो अभी लाइन ऑफ साइट होगी ये वाली, क्योंकि ऑब्जर्वर और अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की होगी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा लाइन ऑफ साइट पता चल गया क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट पता चल गया। अब बताऊंगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड द लाइन ऑफ साइट अप टू एन ऑब्जेक्ट while looking up, while looking above that horizontal line of sight. सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है सो
So this is the definition of angle of elevation: the distance between the horizontal line of sight and the line of sight up to any point or any object while looking up. ठीक है, ये डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इससे ही आपको पता चल जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. मैंने बताया द डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे एंगल है. द एंगल बिटवीन the horizontal line of sight and the line of sight up to any point or any object while looking up. Suppose that यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है और ये मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट क्या होती है. हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट होती है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट. ये होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड द लाइन ऑफ साइट अप टू एनी पॉइंट और एनी ऑब्जेक्ट व्हाइल लुकिंग अप. जब इसमें लिखा है एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और एक लाइन ऑफ साइट किसी भी ऑब्जेक्ट तक जब हम ऊपर देखते हैं, कहीं पे भी हो, वो चाहे थोड़ी डिस्टेंस नीचे हो चाहे ऊपर हो, ठीक है, वो तो बात की बात है, ठीक है, वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन. सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट. ओके, एंड सपोज दैट दिस इज ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस बाय लुकिंग अप. अभी अगर ये पर्सन ऊपर देखेगा ना तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है कोई पॉइंट ऊपर ही होगा. जब हम डाउन की बात करते तो वाइल लुकिंग डाउन तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नीचे होता तभी वो नीचे देखता, ठीक है, डाउन. अभी अप लिखा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन में ऊपर देखेगा. तो एक लाइन ऑफ साइट यहाँ पे बन गई बिकॉज दिस इज ऑब्जर्वर, ये पर्सन ऑब्जर्वर है और एक पर्टिकुलर पॉइंट ये हो गया. तो दोनों के बीच की डिस्टेंस लाइन ऑफ साइट होती है. हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट तो ये होगी और लाइन ऑफ साइट एक ये होगी जब हम ऊपर देखते हैं. तो जो इनके बीच की एक लाइन ऑफ साइट बनेगी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एरोप्लेन और मे बी काइट, इंसेक्ट, कुछ भी हो सकते हैं ऊपर की तरफ. तो इसने देखा ये एक लाइन ऑफ साइट होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट होगी. तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. आई होप आपको समझ में आया हो. अभी हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में देखेंगे, मैं यहीं पे रफ कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए थोड़ा. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन angle of depression, the angle between the horizontal line of sight and the line of sight up to any point or any object while looking down. ठीक है, अभी इसमें क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन में हमने क्या पढ़ा, एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड द लाइन ऑफ साइट अप टू एनी ऑब्जेक्ट और एनी पर्टिकुलर पॉइंट व्हाइल लुकिंग अप. कोई मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ये होगी मेरी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, बट ये कौन सी लाइन ऑफ साइट होगी, ये होगी हॉरिजॉन्टल, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है. ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट होगी. अभी क्या है, अभी मैं देख रहा हूँ ऊपर साइड किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ इस साइड, यहाँ पे एक मार्क है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे देख रहा हूँ. तो ये लाइन ऑफ साइट थी हॉरिजॉन्टली और ये मैं ऊपर देख रहा हूँ. तो मैं ऑब्जर्वर हूँ तो ऊपर देख रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो ये भी एक लाइन ऑफ साइट होगी, बट ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगी. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और ये लाइन ऑफ साइट जब हम ऊपर देखते हैं तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा, ये वाला, माना कि ये लाइन गई, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और ये एक लाइन गई, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी सेम ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, उसमें हम नीचे देखते हैं. ये होगी लाइन ऑफ साइट, ये होगी लाइन ऑफ साइट, ये स्ट्रेट है तो ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट. अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वाइल लुकिंग डाउन, सो मैं डाउन देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ. अभी मैं देख रहा हूँ ये एक पॉइंट है, अभी मैं स्ट्रेट, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, नीचे देख रहा हूँ इस पॉइंट की तरफ, इस ऑब्जेक्ट की तरफ, कोई भी, ये कुछ भी हो सकता है ये. ठीक है, तो जो ये लाइन और जो एक नीचे लाइन गई, ये लाइन ऑफ साइट नीचे की और ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ डेफिनेशन के थ्रू. एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड द लाइन ऑफ साइट अप टू एनी पॉइंट और एनी ऑब्जेक्ट व्हाइल लुकिंग डाउन. एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या, हम नीचे देखते हैं. सो अगेन दिस इज अ पर्सन, दिस इज अ ऑब्जर्वर, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट होगी क्योंकि ये स्ट्रेट है. लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट. अभी क्या, मैं नीचे देख रहा हूँ लुकिंग डाउन, सो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे इस बार ये टेबल रखी है नीचे, मैं थोड़ा ऊंचाई पे खड़ा हूँ। तो अभी ये बंदा क्या है, अभी ये इस टेबल की तरफ देखेगा नीचे, लुकिंग डाउन। So the angle between the horizontal line of sight and the line of sight up to any object while looking down, उसके बीच का एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ डिफरेशन। मैं आपको बता चुका एंगल ऑफ डिफरेशन क्या होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिफरेशन। और आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको ये बता दूं उससे पहले, जो ये वाला एंगल होता है ना, ये एंगल ऑफ डिफरेशन नहीं होता, ठीक है। तो इसको कभी मत ले लेना गलती से। एंगल ऑफ डिफरेशन जो होगा लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में, और जो लाइन ऑफ साइट जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ हम जब नीचे की तरफ देखते हैं तो उनके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डिफरेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफरेशन, लाइन ऑफ साइट, ऑल क्लियर। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। सो आई एम गोइंग टू solve all these, not all these, but I am going to given some examples based on these concepts. So चलिए देखते हैं। So this is the question. A tower stands vertically on the ground 20 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. What is the height of the tower? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर जो भी कह रहा है वो पहले आप एक फिगर बना लीजिए, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक टावर खड़ा है वर्टिकली ग्राउंड पे। सो पहले तो टावर बना लीजिए। सो दिस इज द टावर, सिंपल। ये एक टावर है, ठीक है। ये ट्राइंगल नहीं है, इसको ट्राइंगल कंसीडर मत कर लेना। तो ये टावर है, ठीक है। ये टावर हो गया एक, और ये 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले एक टावर है, ग्राउंड पे खड़ा है, और 20 मीटर एक पॉइंट से दूर 20 मीटर एक पॉइंट है, एक टावर के फुट से दूर एक पॉइंट है 20 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस 20 मीटर, एक यहाँ पे पॉइंट है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है उस पॉइंट का 60 डिग्री। सो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ये हो गई, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट जब हम ऊपर देखते हैं तो हम ऊपर देखेंगे फुट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर की तरफ, इसकी तरफ जब देखेंगे ऊपर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, और ये होगी जब हम ऊपर देखते हैं वो वाली लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर है एक, ये टावर है, इसकी हाइट क्या होगी, इसको हमने एच कंसीडर कर लिया। इसको सबसे पहले हम पॉइंट्स दे देंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो, पॉइंट डिनोट करने के लिए ए बी सी। सो एक ट्राइंगल हो गया, ये एक एबीसी ट्राइंगल है। हमें बेस पता है इसमें, और इस एंगल के रेफरेंस में अगर हम देखें तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये एज इट इज 90 डिग्री के अपोजिट ये होगा हाइपोटेनियस। हमें क्या पता है, हमें पता है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। सो गिवन क्या है, बेस BC लिख लेता हूँ, बेस इज 20 मीटर एंड एंगल B इज 60 डिग्री, और हमें एच फाइंड करनी है। हमें बेस पता है और एंगल पता है, हमें क्या चाहिए, हमें परपेंडिकुलर चाहिए। ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज होता हो, परपेंडिकुलर और बेस का यूज होता हो, वो होता है tan का होता है, और कॉट का भी होता है। अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो किसी का भी हम यूज कर सकते हैं जिनमें दोनों का टर्म, दोनों की ये परपेंडिकुलर और बेस यूज हो, ताकि हम एक की वैल्यू निकाल सकें। तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। तो tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री होगा, अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो tan 60 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर इज AC एंड बेस इज BC। सो AC अपॉन BC, एंड tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 की वो टेबल जो मैंने बनवाई थी ना, वहीं से वैल्यू आ रही है ये सारी। tan 60 की वैल्यू होती है √3। सो √3 हियर। AC क्या है, AC हमें फाइंड करना है, एंड BC इज 20। सो AC क्रॉस मल्टीप्लाई 20 into √3, so answer is 20 √3 मीटर। सो ये जो AC होगा वो ही हाइट है टावर की।
So this is the height of the tower. So this is the answer 20√3. ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस करना क्या है, क्वेश्चंस को सही से समझना है, ठीक है, फिर हो जाएगा. So vertical, this is our next question. A vertical tower stand on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff. तो पहले मैं इतना कर लेता हूँ, इसके अकॉर्डिंग एक वर्टिकल टावर जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा हुआ है. सो दिस इज द वर्टिकल टावर. ओके, ये टावर है, ठीक है मेरा, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है. हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, इस पे एक टावर खड़ा हुआ है. ओके, अभी आगे क्या कह रहा है, उसके ऊपर एक फ्लैग भी लगा हुआ है. तो यहां से ये होता है अपना फ्लैग. ठीक है, ये हो गया अपना फ्लैग एक. तो अभी क्या बोल रहा है आगे, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर. एक पॉइंट है 70 मीटर दूरी पे, टावर से एक पॉइंट है 70 मीटर पे, ठीक है. तो ये हो गया 70 मीटर. एक यहाँ पे पॉइंट पूरा पढ़ लेता हूँ. एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, एन ऑब्जर्वर नोटिसेस दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप and the bottom of the flag staff are respectively 60 degree and 40 degree. Find the height of the flag staff and the height of the tower also. So क्या पूछा गया है, हमें इसकी हाइट पूछी गई, ये यहाँ तक जो टावर है और उसके ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है उसकी हाइट पूछी गई है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में कह रहा है 70 मीटर दूर पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, 70 मीटर. तो मैं 70 मीटर डिस्टेंस लिख देता हूँ. यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, वो नोटिस करता है एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, 60 डिग्री जो है फ्लैग से है, फ्लैग स्टेप से, और 45 डिग्री जो है वो कहाँ से, 45 डिग्री है बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप. मतलब बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप ये हो गया, और टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप हो गया ये वाला. तो जो टॉप वाला होगा एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना रहेगा, 60 डिग्री. सो दिस इज एन ऑब्जर्वर एंड दिस इज एन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, बिकॉज स्ट्रेट यही है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में. सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट होगी, और लाइन ऑफ साइट बाय लुकिंग अप. सो टॉप के लिए ये वाली होगी, ये टॉप के लिए, ठीक है, यहां से ये टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी लाइन है लेकिन चल जाएगा, ये टॉप से है, ठीक है. सो एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में, और जो लाइन गई है ये इस वाले पॉइंट से और ये यहाँ तक ऑब्जर्वर तक, ये हो गया एक एंगल, ठीक है. ये हो गया 60 डिग्री एंगल दे रखा है हमें. ओके, और उसके बाद दे रखा है बॉटम से 45 डिग्री एलिवेशन. सो यहाँ बॉटम से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ये हो गई, और बॉटम से यहाँ से हम ऊपर देखेंगे. मैंने बताया था किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ. सो पहले केस में ये था ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर, हम ऊपर देख रहे हैं फ्लैग के बिल्कुल टॉप पे. अब सेकेंड केस में क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं नीचे फ्लैग के बॉटम पे. तो इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, उस लाइन के बीच में और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, तो वो वाली लाइन ये वाली बनेगी. तो एक ये लाइन होगी, ठीक है. तो ये वाला एंगल था, ये पूरा यहां से यहां तक है, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री. और इसके अकॉर्डिंग हो गई, जब हम यहाँ नीचे देखा हमने तब होगा एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, और ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी जब हम नीचे की तरफ देखते हैं. तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये वाला, क्योंकि ये एंगल किसके बीच में बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में और उस लाइन ऑफ साइट के बीच में जहां हम देख रहे हैं. तो ये हो गया एंगल 45 डिग्री. सो दिस इज अ 45 डिग्री एंगल. मैं ए बी सी डिनोट कर देता हूँ, ए बी एंड सी. ओके, सो यहाँ पे डी, ये भी एक पॉइंट है. सो मैंने हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, तो इसको दे दिया h, इस डिस्टेंस को h, और इस पूरी डिस्टेंस को ले लेते हैं, नहीं इस पूरी डिस्टेंस को नहीं, हम इस डिस्टेंस को ले लेते हैं, फ्लैग की जो हाइट होगी उसको हम लेते हैं h डैश, कंफ्यूजन ना हो क्रिएट हो इसलिए. सो हम देखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी, सबसे पहले हम इन ट्राइंगल ए बी डी में देखेंगे. इसमें क्या हमारे पास है, इसमें है हमारे पास है बेस, इसमें हमारे पास बेस है, और इसमें हमारे पास हाइट पता है इन ट्राइंगल एबीडी में, और
एंगल पता है वो कितना है 45 डिग्री, एबीडी में 45 और इस वाले में 60 है, तो ये 60 मत ले लेना। सो परपेंडिकुलर पता है इसमें और बेस पता है। सेम केस tan का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर इज h in this triangle, so h is the perpendicular and base is 70 meter। and tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, so h upon 70, so h क्रॉस मल्टीप्लाई h आ गया 70 मीटर, so h आ गया 70, मतलब हमारा एक आंसर आ गया। हाइट, टावर की हाइट मिल गई हमें 70 डिग्री। अब हमें किसकी हाइट निकालनी है, हमें निकालनी है इसकी हाइट, h डैश निकालना है हमें, फ्लैग की हाइट निकालनी है। सो अब क्या करेंगे, हम ये पता चल गया 70 होता है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे पूरे को, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमें ये एंगल पता है पूरा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर भी पता है हमें और पूरा बेस भी हमें पता है, नहीं सॉरी पूरा परपेंडिकुलर हमें पता है, पूरा बेस भी पता है। तो tan 60 डिग्री इसमें क्या होगा, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर हमारा क्या है बीसी, बीसी अपॉन बेस क्या है AB। सो BC क्या होगा, BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस BC, BD प्लस BC अपॉन AB। ओके, सो BD इज H क्या हमें पता चल गया 70 मीटर, और DC कितना दे रखा है, DC हमें निकालना है H डैश अपॉन AB कितना दे रखा है 70 मीटर, और tan 60 कितना दे रखा है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। मैं यहाँ पे थोड़ा रफ करके ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 70 प्लस h डैश इज इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाइड बाई √3, सो h डैश इक्वल्स टू 70 √3, 70 इस साइड चला जाएगा माइनस में, सो h डैश इज इक्वल्स टू 70 कॉमन लिया हमने, क्या आया √3 माइनस 1, सो h डैश ये हमारा आंसर निकल आया है मीटर में। अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, √3 की वैल्यू रखें हम, √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, 70 मल्टीप्लाइड बाई 0.732, एंड यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका जो भी आंसर है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा। आपका h डैश भी निकल गया, जो कि हमें निकालना था हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, वो भी निकल गया, ये h डैश था, और हाइट ऑफ द टावर भी निकल गई। सिंपल था, हमें क्या किया, हमने पहले फिगर बनाया, हमें एंगल ये वाला भी पता चल गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये वाला भी। इसमें 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, और एक ट्राइंगल की हेल्प से हमने 2 साइड्स पता थी, h की वैल्यू निकाल ली, हमें एंगल पता था और बेस पता था। दूसरे ट्राइंगल की हेल्प से भी हमें एंगल पता था और बेस पता था, और हाइट ये वाली थी, बट हमने इस ट्राइंगल की जब हम बात करेंगे ABC की, तो हम ये पूरी परपेंडिकुलर होगी BC, सो हमने BC ली थी, BC को हम क्या लिख सकते हैं BD प्लस CD, सो BD प्लस CD प्लस BD लिख सकते हैं। BD की वैल्यू हमें पता चल गई थी और CD की वैल्यू निकाल ली थी, तो हमने सॉल्व करके CD की वैल्यू निकाल ली। सो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसका डायग्राम बनाना है, उसकी हेल्प से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको सॉल्व करने में काफी डिफिकल्टीज फेस होंगी, आपने ये नहीं किया। ओके, so we have learned heights and distances, and we have learned basic concepts like line of sight और angle of depression, angle of elevation, ये सब हमने सीखा। और बाकी मैंने थोड़ा एग्जांपल्स भी बताया आपको, आप उनकी हेल्प से आप बाकी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे जब भी आप कर पाएंगे। So if you have any doubt regarding this class or any other class which I have taught you, so you can drop a comment in a comment section, and thank you very much. Jai Hind.